ओके, सो आगे देखते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। देखा हमने कि प्रिंट पहले कैसे होता था, हैंड रिटन, हैंड प्रिंटिंग जिसे हम बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं, हैंड रिटन। ओके, देन हमने देखा कि चाइना, जापान, कोरिया में स्टार्टिंग हुआ प्रिंट कल्चर का। प्रिंट कल्चर का कैसे स्टार्टिंग हुआ? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। मतलब वुड ब्लॉक से ही बार बार फटाफट जैसे हम स्टैंप लगाते हैं वैसे ही प्रिंट हो जाता था। तो वो जो लिखने में जितना टाइम लग जाता था उससे तो अच्छा ही बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो फिर हमने देखा कि चाइना में कैसे एक्सप्लोर हुआ प्रिंटिंग। देन उसके बाद हमने देखा कि जापान में प्रिंट कल्चर कैसे आगे बढ़ा। कौन सी थी उनकी बुक? डायमंड सूत्रा। तो वो कैसे आगे बढ़ा वो भी हमने देखा। एंड नाउ हमें देखना है प्रिंट कम्स टू यूरोप। कि यूरोप में प्रिंट कल्चर कैसे आया। एक बंदे की वजह से आया। उसका नाम है मार्को पोलो। सो जैसे कि बुक में भी, एनसीईआरटी में भी एक वन लाइन मतलब क्वेश्चन टाइप गिवन है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295, डिस्क्राइब और से एक्सप्लेन। तो उसका आंसर क्या है? ये 5 पॉइंट। कि भाई यूरोप में भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई 1295 के बाद। 1295 के बाद आई, उससे पहले नहीं थी। एक्सप्लेन करो। तो ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरे वे देख, मैंने जैसे पहले बताया कि हिस्ट्री पर्टिकुलरली एसएसटी में, एसएसटी पूरी एसएसटी में एंड इवन साइंस में भी, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछने का तरीका तुम्हें समझना होगा। इफ यू चेक अगेन एंड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक ही क्वेश्चंस को कौन कौन से वे में पूछते हैं वो तुम्हें समझ में आएगा अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन भी पढ़ो। आंसर तो बाद में, लेकिन सिर्फ तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बार बार देखते रहो तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा, अरे यार ये तो जापान में प्रिंट कैसा आया उसके ऊपर है, अब ये भी वही है लेकिन पूछने का सेंटेंस दोनों अलग अलग है। तो वो समझ में आएगा कब? जब और ये प्रैक्टिस करना तुम, नहीं तो ये जो दिमाग दौड़ता है ना कि हम बोलेंगे कि भाई सिंपली सीधे सीधा लिखा होगा कि प्रिंट कम्स टू यूरोप, तो हम ये 5 पॉइंट लिख के आ जाएंगे कि यूरोप में कैसे आया। फिर ऐसा सेंटेंस दे दिया तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। तो वो सोचने का जो टाइम पीरियड है वो कम कब होगा? सोचने का टाइम पीरियड जब तुमने ऐसा प्रैक्टिस किया होगा तो, कि मतलब बार बार देखा होगा, अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, ये क्वेश्चन को ऐसे पूछा है। अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस किया होगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, तो वहां जो सोचने का टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। अगर तुम्हें 30 सेकंड में पता चल रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, तो वहां पर वो तुम्हें 5 सेकंड में ही पता चल रहा है, ये तो ये क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा है, उसका आंसर ये है। तो वो हमेशा वो प्रैक्टिस करना। तो उसके 5 पॉइंट देखते हैं कि यूरोप में कैसे प्रिंट कल्चर आया। नोट्स मैंने भेज दी है। तो अच्छे से स्टार्ट कर दो पढ़ना। 3 चैप्टर की भेजी है, नेशनलिज्म इन यूरोप, इंडिया एंड प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न। बाकी सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियो की भी मैं भेज दूंगा धीरे धीरे करके। हाँ, सो पहला पॉइंट, इन द 11th century चाइनीज पेपर केम टू यूरोप वाया द सिल्क रूट। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय द स्क्राइब्स। तो मतलब कि पेपर बहुत ही अच्छा एक, ये तो एक जनरल सेंटेंस है, उसका ये थियरी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि चाइनीज पेपर आया। चाइनीज पेपर आया ऐसा हम नहीं बोल सकते, बट टेक्नोलॉजी आई ऐसा हमें बोलना है। पेपर आया, पेपर का क्या करोगे? बट वो लोग जो चाइना में टेक्नोलॉजी यूज करते थे, वो टेक्नोलॉजी आई, दैट वी कैन से। तो वो कैसे आई? सिल्क रूट से आई। ये तो हमने डिस्कस किया था पहला पॉइंट तो लास्ट वीडियो में भी, लास्ट लेक्चर में भी। सो इन द 11th century चाइनीज पेपर सिल्क रूट, जहां से सिल्क का ट्रेडिंग होता है, और वो सिल्क के ट्रेडिंग में इंडिया का रूट भी है, इंडिया का रूट भी है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाला। वहां से सिल्क का ट्रेडिंग होता था। पहले की बात है। क्योंकि पहले ये नहीं था ना हमारे पास, ओशन वाटरवेज हमारे पास नहीं थे, तो लैंड भी ढूंढना पड़ेगा।
तो फिर ऐसे ही जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो सब होके तुर्की और फिर यूरोप जाना है। ओके, तो वही रूट था हमारा। देन इन दी 11th सेंचुरी, मतलब 11th सेंचुरी में सिल्क रूट से चाइनीज पेपर आया कहाँ पर, यूरोप में। और पेपर की वजह से पॉसिबल हुआ है कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, जो अच्छे से लिखी हुई है मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, हैंड रिटन। ओके, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स जनरली जैसे कि इंडिया की बात करें तो कैसे लिखी जाती थी, पर्टिकुलर टाइप के, पर्टिकुलर ट्री के पर्टिकुलर एज के बाद उसके लीफ लिए जाते थे और लीफ पे लिखा जाता था, क्योंकि पेपर पहले से अवेलेबल नहीं था। पेपर तो अवेलेबल था बट द टेक्नोलॉजी, हैंडमेड पेपर, वो हम नहीं थे। तो पहले हम पत्तों पे लिखते थे, पेड़ के पत्तों पर। ओके, देन हमने पेपर लिखना स्टार्ट किया और उसके ऊपर भी पत्ते से लिख दिया है, और उसके ऊपर और नीचे जैसे हम बाइंडिंग करते हैं तुम्हारी बुक का जो पहला और लास्ट वाला जो कवर पेज होता है, ओके, कैसे बड़ा थिक होता है। ओके, तो वैसे ही हम वुड की शीट डाल देते थे ऊपर और नीचे, सो दैट वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रहेगा। तो वो पहला पॉइंट है। देन जो मेन थियरी का पॉइंट है वो ये है, इन 1295 ईयर, याद रखना 1295, मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर। तो भाई एक्सप्लोरर था ये आया कब था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1295 में चाइना से रिटर्न हुआ था। ओके, चाइना गया कब था कोई नहीं पूछेगा, बट चाइना से रिटर्न हुआ था 1295 में। तो रिटर्न टू द इटली आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। तो बहुत साल चाइना को एक्सप्लोर करने के बाद वो आए इटली में, एंड ब्रॉट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने बहुत साल वहां बिताए। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना से कहाँ चली गई, इटली में, मतलब कि यूरोप में। ओके, चली गई इन द सेंस वो देख के आए, फिर अब वो अपना आइडिया लगाएंगे। जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स, कई लोग, कई फिलोसोफर्स, कई एक्सप्लोरर्स चाइना से इंडिया आते थे। यहाँ की जो भी हमारे रिलीजियस और से हम बोलेंगे स्पिरिचुअल साइंस है उसको समझते थे, एंड देन अगेन जाते थे अपने नेशन। ऐसे बहुत सारे शायद तुमने सुने होंगे, बचपन में भी एक दो आते थे। ओके, 5th क्लास 6th क्लास में, के वैसे युंग सेंग का नाम सुना होगा शायद तुमने, शायद सुना है, बहुत पहले, मतलब अभी तो नहीं। लेकिन ये सब क्या है, एक्सप्लोरर थे जो अलग अलग कंट्री से आते थे इंडिया। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया, जैसे मार्को पोलो की बात करें तो वो चाइना गए थे। ओके, बट ऐसे बहुत सारे एक्सप्लोरर थे। मुझे पेन हो रहा है टूथ एक, तो कभी कभी वर्ड सही सही नहीं निकलेंगे तो एडजस्ट। ओके, हाँ, सो एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने के बाद वहां जो उन्होंने सीखा, ओके, वहां जो उन्होंने सीखा वो अपने नेशन में वो लाने की ट्राई करेंगे। ओके, तो वही चीज मार्को पोलो ने की 1295 में। Third point, now Italians began producing books with the wood blocks and soon the technology spread to other parts of the Europe. तो अब मार्को पोलो ले आए थे, अब ये टेक्नोलॉजी इटालियन जो लोग थे वो यूज करने लगे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, और बहुत ज्यादा प्रिंट कल्चर डेवलप होने लगा कहाँ पर, इटली में। ओके, और इटली के बाद दूसरे पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी। Fourth, luxury editions were still handwritten on very expensive vellum meant for aristocratic circles and rich monastic libraries। मतलब कि लग्जरी एडिशंस भी थी। ओके, मतलब क्या कि ये प्रिंटिंग विंटिंग तो सस्ते लोग यूज करते हैं, लाइक दैट। ओके, मतलब सस्ते लोग इन द सेंस जिनका बजट ना हो। ओके, वो लोग ऐसे, क्योंकि हैंड रिटन की भी एक अपनी ही, सबकी अपनी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो हैंड रिटन भी कैलीग्राफी से तुम ब्यूटीफुली लिखो एंड ऑल, तुम्हें कुछ नोट करना हो तो अच्छे से नोट बनाओ, पिक्चर बनाओ और लिखो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और यहाँ पे तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वुड ब्लॉक में पहले से काउ किया गया है वैसे ही तुम्हें हर बार स्टैंप लगाते जाना है, लाइक दैट। ओके, तो जो रिच लोग थे, ओके, जो रिच लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, रिच क्लर्जी एंड ऑल, ओके, वो लोग क्या करते थे, अभी भी पुरानी टाइप की ही और पुरानी जो ऑलरेडी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन लिखी हुई है वही यूज करने का प्रेफरेंस रखते थे। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज है, लग्जरी एडिशंस वेर स्टिल हैंड रिटन
ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू एंड मीन फॉर एरिस्टोक्रेट सर्कल्स एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज. एंड फिफ्थ पॉइंट, बाय द अर्ली 15th century wood block were being widely used in Europe to print textiles, playing cards and religious pictures with simple brief text. तो जो पॉइंट हमने जापान में देखा था यही पॉइंट था, याद हो तो. सेम पॉइंट क्या कि भाई प्रिंट तो होने लगा और प्रिंट होने के बाद उसके बाद कागज के बाद प्लेइंग कार्ड्स है, क्लोथ्स है, वो सब चीज ऊपर भी आ गया. तो यहाँ पर भी वही सेम पॉइंट है, यूरोप में भी वैसा हुआ. By the early 15th century, wood blocks were being widely used in Europe to print textile, cloth पर playing cards and religious pictures. Religious pictures भी आने लगे with simple brief text, मतलब छोटे छोटे brief text भी उसके ऊपर आने लगे. Understood? Okay. समझ में आया 5 पॉइंट. तो पहले से 5 पॉइंट रिपीट कर देते हैं. सबसे पहला पॉइंट कि सिल्क रूट से आया था. पहला पॉइंट क्या, सिल्क रूट. इतना कीवर्ड याद रखे तो रूट से आया था क्या, उधर भी सिल्क रूट से आया. किधर, इसके पहले वाले जापान में नहीं, जापान तो इस साइड है ना, वो सिल्क रूट से क्यों आएगा. ओके, मतलब जापान, चाइना, कोरिया में तो पहले से ही डेवलप हुआ है ऐसा हम बोल रहे हो. उसमें भी चाइना, और चाइना से जापान जाना होगा तो सिल्क रूट तो बीच में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ये साइड है. बुद्धिस्ट मिशनरीज गए थे लेकिन वो भी सिल्क रूट से नहीं गए थे, क्योंकि सिल्क रूट मतलब क्या, जो मैंने तुम्हें बताया, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की एंड ऑल, पूरा ऐसे वो सिल्क रूट है. और हमारा इंडिया यहाँ है और जापान इस साइड है. ओके, तो वो कहाँ से आएगा, समझ में आया. मैं वर्ल्ड मैप विजुअलाइज करो तो समझ में आएगा. तो पहला कीवर्ड, पहला पॉइंट सिल्क रूट वाला पेपर आया और उसकी वजह से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्शन वो हम अब लिख सकते हैं, वही पहला पॉइंट. उसके बाद दूसरा पॉइंट, मार्को पोलो 1295 में आया था, एक्सप्लोरर था, चाइना से आया था. कहां पर, इटली. ये समझने के लिए तुम ऐसे याद कर सकते हो कीवर्ड्स एंड ऐसे ही हिंदी में और से गुजराती में इवन. ओके, बट लिखना तुम्हें ये वर्ड्स यूज करने हैं सारे, याद रखने के लिए ये सब है. ओके, फिर कई बार मैंने तुम्हारी आंसर बुकलेट चेक करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ऐसे समझते हैं वैसे ही तुम याद रखते हो और वही लिख देते हो. ओके नील भाई, तुम्हारा भी ऐसा है कि तुम वही लिख देते हो. इट्स नॉट कि तुम वही लिख दो, ये तो समझने के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ. कि पहला सपोज सिल्क रूट, तो वो सिल्क रूट तुम्हें याद रह गया, अब तुम बोलोगे पहला पॉइंट तो सिल्क रूट का है. नहीं, तुम सेंटेंस पढ़ो, तुम्हें सेंटेंस लिखना है पूरा, ये तो याद रखने के लिए सिल्क रूट है. ओके, सो वैसे ही पढ़ना. तो दूसरा पॉइंट कि वो एक्सप्लोरर था, ग्रेट एक्सप्लोरर, चाइना में बहुत साल एक्सप्लोर करने के बाद वो इटली आया था. ओके, और इटली आया तो आ गया टेक्नोलॉजी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. अब इटालियंस भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे थे और धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई. देन फोर्थ पॉइंट, अभी भी जो रिच लोग थे, लग्जरियस और क्लर्जी बोलेंगे, ओके, एरिस्टोक्रेट्स बोलेंगे, वो लोग अभी भी जो मैन्युस्क्रिप्ट है हैंड रिटन उसका ही यूज करते थे. ओके, दैट इज फोर्थ पॉइंट. एंड फाइनल पॉइंट कि प्रिंट, पेपर के ऊपर प्रिंट के बाद प्लेइंग कार्ड्स, क्लोथ्स, ओके, वो सब के ऊपर भी प्रिंट होना स्टार्ट हो गया. पिक्चर्स भी आने लगे अलग अलग टाइप के, ब्रीफ उसके नोटेशंस के साथ. डन, 5 पॉइंट समझ में आ गए. तो ये 5 पॉइंट है प्रिंट कम्स टू यूरोप. तो पहला जैसे मैंने बताया था कि कैसे चाइना में क्या हुआ एंड ऑल, पहला हमने जो देखा था इंट्रोडक्शन के बाद. ओके, दैट वाज, अगर इम्पोर्टेंट स्टॉप, देखो पढ़ना तो सब कुछ ही है, हम ऑलरेडी सब कुछ ही पढ़ना है. ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट वाइज नोट है तो उसमें से जो ज्यादातर जो काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी निकल गया है इसमें से. तो ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि चाइना वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, फिर जापान वाला भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे थोड़ा कम, लेस इंपॉर्टेंट था. उसमें से एक मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है. अगेन दैट डज नॉट मीन कि 5 मार्क का नहीं आएगा. तो अब मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट, उसका मीनिंग क्या है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है. जैसे कि अभी मैं बात करूं तो प्रिंट कम्स टू यूरोप भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. डन. ओके, तो ये हमने देखा.